आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जमीन भी गई, मकान भी गए, पशु भी गए। दैवीय आपदाओं और उत्तराखंड के लोगों का चोली दामन का साथ रहा है। ऐसा कोई बरसाती मौसम नहीं गया जब आपदा के चलते सूबे में कहीं जान माल का नुकसान न हुआ हो। लेकिन इससे भी पीड़ादायी ये है कि सरकारें आपदा के जख्मों पर पूरी तरह मरहम लगाने में या तो नाकाम साबित होती हैं या बहुत देर हो जाती हैं। ऐसी ही कहानी है मालदेवता से लगे सरखेत गांव की, जहां इस साल अगस्त के महीने में बादल फटने से भारी तबाही मची, मगर आज भी सरखेत के लोगों के जख्म भर नहीं पाए हैं। ग्रामीण आज भी स्कूलों के कमरों में रहने को मजबूर हैं। सरकार उन्हें विस्थापित नहीं कर पाई है। जय भारत टीवी आज आपको सरखेत की जमीनी हकीकत दिखा रहा है। आखिर इन 3 महीनों में आपदा पीड़ितों ने क्या कुछ झेला है। 19 अगस्त की रात देहरादून से लगे हुए मालदेवता और वहां मौजूद सरखेत गांव, जहां भारी आपदा आई थी और उन तस्वीरों को अभी तक लोग भूले नहीं हैं। इस वक्त मैं सरखेत गांव में खड़ा हूं और ये देखने के लिए 3 महीने बाद हम आए हैं इस गांव के हालात क्या है, क्योंकि लगातार शिकायतें इस बात की आ रही हैं कि जो लोग यहां प्रभावित हुए थे, जो ग्रामवासी, उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से उचित सहायता नहीं मिल पाई है। कुछ फौरी तौर पर जो मुआवजा था वो दिया गया है, लेकिन लोगों को विस्थापित किया जाना था वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सरकार दूसरी तरफ ये भी कह रही कि अगली बरसात तक यहाँ लोग नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये डेंजर जोन घोषित हो चुका है। इस वक्त मैं सरखेत में मौजूद हूँ। आप देखेंगे ये वो वही गाँव है जहाँ 19 अगस्त की रात भयंकर ये जो सौंग नदी है वो अपने उफान पर थी। वो इस वजह से कि दोनों ओर, सौंग नदी के दोनों ओर मौजूद 2 घाटियों में बादल फटा और वहाँ से भयंकर मलबा दोनों घाटियों से निकला और बीच में सरखेत गांव मौजूद था और भयंकर तबाही यहाँ उस वक्त मची थी। जो घर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूसरी ओर है। सौंग नदी का दूसरा हिस्सा है जो कि टिहरी जिले में आता है, और सौंग नदी के इस तरफ यानी कि बाईं ओर का हिस्सा जो है वो देहरादून जिला है। वो सीतापुर गांव के घर इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वहाँ भी तबाही मची थी। देहरादून जिला इस तरफ पड़ता है नदी के, यहाँ भी तबाही मची थी। ये सरखेत इस तरफ गाँव है। करीब 7 से 8 मकान उस दिन यहाँ देखते ही देखते रात को लोगों की आंखों के सामने से ओझल हो गए। इतना भयंकर रौद्र रूप उस समय सौंग नदी का यहाँ पर था। और अब आप देखेंगे जो पूरा इलाका है वो एक तरह से रौखड़ यानी कि बिल्कुल रिवर बेड में तब्दील हो चुका है। अभी भले ही सौंग नदी एक लकीर की तरह बहती आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, लेकिन उस दिन और छोर तक कहीं कोई रास्ता नहीं था। केवल मलबा, नदी, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ जो नदी अपने साथ उखाड़ कर लेकर आई थी वही बहते नज़र आ रहे थे। और यहीं पर इसी जगह पर ये जो सामने रिवर बेड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मौजूद थे वो 7 से 8 घर जो एक पल में ही तिनकों की तरफ बिखर गए थे। और करीब 5 से 7 लोग यहाँ हताहत भी हुए, उसमें से 2 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। लोग परेशानी में उस वक्त थे, लेकिन परेशानी अब भी लोगों की कम नहीं हुई है। इस इलाके को आने वाली सड़क में अभी तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे नई सड़क यहाँ पर काटी गई है। बहुत बेहतरीन सड़क हम इसे नहीं कह सकते आवाजाही के लिए, जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। कुछ लोग जो परिवार स्कूल में स्थापित किए गए थे वो अभी स्कूल में ही मौजूद हैं, और जो लोग यहाँ से विस्थापित होना चाह रहे थे, जिनको सरकार ने कहा था कि ये डेंजर जोन लगभग अब बन चुका है और इस इलाके को अब लोगों को छोड़ना होगा, क्योंकि अगली बरसात जब आएगी तब कोई नहीं कह सकता कि सौंग नदी का वही रौद्र रूप दोबारा न देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो जिस जगह पर, जिस घर की छत पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये भी डेंजर जोन में है, इसे भी विस्थापित होना है। सरकार ने कहा है कि इन लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन लोग जाएंगे कहाँ? सरकार की व्यवस्था क्या है? क्या दर्द है सरखेत के लोगों का? इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा, स्थानीय लोगों से भी हम आपकी बात करवाएंगे।
इसके बाद हमने गांव के उन लोगों से बात की जो अभी भी गांव में रहने को मजबूर हैं। सरकार नदी के किनारे बचे सभी घरों को खाली करने का फरमान सुना चुकी है, मगर सवाल ग्रामीणों के सामने यही है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। सरखेत में आई आपदा की जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम स्थानीय लोगों के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज से 3 महीने पहले जब यहाँ भयंकर आपदा आई रात के वक्त, तो लोग बेहद परेशान उस वक्त थे और उनकी परेशानी अभी भी वहीं पर है। सरकार की तरफ से विस्थापन किया जाना था, वो नहीं हो पाया। ज़मीन से जुड़े मसले थे, जो ज़मीन बह गई उसका क्या मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो स्थानीय लोग, अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर टिके हुए हैं और उनकी एक आशा जो है अब सरकार से है। कितनी उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पाई है, प्रशासन ने कितनी मदद की है, जानेंगे। स्थानीय निवासी इस वक्त हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मनोज पवार। पवार साहब, ये बताइए, घर आपका सामने पीछे मुझे दिख रहा है, जिस दिन आपदा आई थी कितना नुकसान यहाँ हुआ था? उस दिन तो नुकसान आप देख रहे हो सामने, ये सारे कितने घर थे, 7-8 घर आगे बह गए। हमारे पशु यहाँ पीछे बंधे हुए थे, वैसे पूरे दब गए मलबे में। हम लोग तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, इतना एकदम आया। और यहाँ से बच्चों को छोड़, मेरे भाई के छोटे बच्चे हैं, और यहाँ ये इस छत से और यहाँ से खेत से उससे निकाले हमने बच्चे। ऊपर से भी मलबा? हाँ, सामने था ना, रास्ता हमारा उधर ही है, वहाँ जाने का मतलब ही था। गायों बचाने जाते, वहाँ दब जाते उसमें। फिर हमने बच्चे सोए थे, रात के 1-1:30 बजे की बात होगी। बच्चे, छोटे भाई के छोटे बच्चे, उन्हें सोए हुए, उनको निकाला इधर से, इनकी छत से, यहाँ पीछे खेतों से, वहाँ भी पानी आ गया था। 19 अगस्त की रात की बात है, 1-1:30 बजे की करीब ऐसे हुई। उधर भी आप बता रहे हैं, यहाँ भी बादल? हाँ, यहाँ सामने आप देखोगे, आप आगे जाओगे ना, यहीं पे सामने, यहाँ पे 2 जगह बादल फटा है। और उससे ही उसका ही ये आगे के घर ही है, 8-10 परिवार थे आगे, इनका बिल्कुल सब घर सहित इनके पशु जो सब कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे यह है, जनहानि नहीं हुई यहाँ पर इस मोहल्ले में। आगे जाओगे आप, वहाँ पे 5 लोग दबे हैं। तो यहाँ पे लोग, उस घर के लोग इस पहाड़ पे उनका अभी कुछ पता नहीं चल पाया, जो लोग उसमें हताहत हुए? उनमें से 5 में से तो 3 की तो मिल गई थी लाशें अभी भी? हाँ, 2 तो लापता हैं। वहाँ भी 8-9 दिन मशीन लगी रही, फिर लोगों ने मना कर दिया था कि अब कोई फ़ायदा नहीं है कि वो करने का ना। तो जो नुकसान हुआ था पवार साहब, उसमें मुआवजा जो मिलना था सरकार की तरफ से, उसकी क्या स्थिति है? क्या यहाँ भी आप लोगों को भी विस्थापित किया जाना है? हाँ, सरकारी तरफ से यही आश्वासन दिया जा रहा है। कभी बोल रहे आपको ज़मीन लैंड देंगे, कभी बोलते हैं, कभी कह रही है सरकार कि हमारे पास लैंड तो नहीं है, पर हम वो आपको धनराशि उपलब्ध कराएंगे। पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। जो लोग अभी हैं 3 महीने से वहीं स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे पहले तो खाने की व्यवस्था थी गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीने, वो अब खाने की नहीं, सिर्फ रहने की व्यवस्था। वहाँ पे खाना लोग अपने पैसों से, या जो लोगों ने संस्थान वहाँ पे दिया, वही राशन खा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर जो लोग घर छोड़कर, कितने लोग घर छोड़कर जा चुके हैं अभी यहाँ से? यहाँ से घर छोड़ के तो 2-3 परिवार यहीं पे थे, 2-3 ऊपर हैं। आप इस मोहल्ले में, हमारे इसमें तो 5-6 परिवार तो घर छोड़ के जा चुके हैं। बाकी जो ऊपर हैं लोग, वो भी लोगों ने कहीं किराए पे, कहीं किसी ने ज़मीन लेके घर बनाने अपने अगले बरसात तक यहाँ आपको बिल्कुल बोल रहे हैं कि रहना नहीं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट तरफ से आप देख रहे हो, कोई वो नहीं, कुछ सुविधा ही नहीं है ना। नदी का पार्टीशन करना था, बीच में कुछ नहीं करा, वैसे जैसे कि तैसे ही पड़ा हुआ है। तो जो खेती की ज़मीन थी आपकी, वो भी बही है क्या यहाँ? पूरी खेती की ज़मीन थी, सिंची ज़मीन थी, पूरी नदी से लगी हुई थी। पूरी धान आप देख रहे हो, ये धान लगे हुए थे, ये धान की ज़मीन थी, पूरी धान की खेती थी यहाँ पे पूरी। ये धान जो है, ये पुराने हैं कि नए? अभी जो ज़मीन बची थी इधर, अच्छा, उसके वो वाले, ये धान है। चलिए, तो ये स्थानीय लोगों का कहना है, विस्थापन होना है, वो अभी तक हो नहीं पाया। कुछ लोग जो करीब 7 से 8 परिवार थे, वो पहले ही सरखेत को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, वो इसी उम्मीद से इस वक्त यहाँ पर हैं कि जो उनकी ज़मीन बह चुकी है, खेती की ज़मीन थी वो बह चुकी है। मकान तो लोगों के गए हैं, बह गए हैं। करीब 7-8 मकान उस वक्त यहाँ से गए। 5 से 6 लोग हताहत भी हुए, 2 लोग अभी भी लापता हैं, उनकी खोजबीन भी अब बंद कर दी गई है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द उनको यहाँ से विस्थापित करे, किसी दूसरी जगह पर उन्हें कोई ज़मीन दी जाए या उचित मुआवजा दिया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि अगली बरसात से पहले आप सरखेत का जो ये पूरा इलाका है रिवर बेड से लगा हुआ, इसे खाली कर दिया जाए। अगर लोग खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। नुकसान तो बहुत हुआ जी, ज़मीन भी गई, मकान भी गए, पशु भी गए,
लेकिन आदमी जो है भाग गए, आदमी बच गए। नुकसान तो बहुत है। हाँ, सामान उमान इधर उधर रखेंगे कहीं पड़ोसियों के यहाँ, जिसके यहाँ जगह खाली मिलेगी, लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ रख दो, सामान तो बचाना ही है। यह बात कुछ सरकार ने भी दिया है सामान, उसको भी रखेंगे। अब रोज़ थोड़ी देगा कोई, यह बात। तो कैसे आप कहाँ घर बनाएंगे, आप रहने का क्या स्थिति है आगे आपकी? आगे बौठा की तरफ देख रहे हैं, कोई बौठा जा रहा है, कोई ऊपर जाएंगे, जहाँ जहाँ जिसका जैसे होगा। कुछ सरकार भी मदद कर रही है, सरकार भी दे रही है। अच्छा, सरकार भी दे रही है। तो अब आप अपना कहीं और दूसरी जगह ठिकाना कर रहे हैं। हमारा वैसे बौठा में भी है, बौठा में कर रहे हैं। कितने परिवार होंगे यहाँ से जो लोग अभी जा रहे हैं? 12-13 होंगे मेरे ख्याल, ऐसे होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ऊपर के भी हैं थोड़ा, उनका ज़्यादा नुकसान है, उनके मर गए, कुछ दब गए, कुछ पशु भी सब। ये तो वो लोग हैं जो सरखेत में मौजूद हैं। इनके सर पर छत भी है, मगर घर मौत के मुहाने पर खड़े हैं, जो कभी भी आपदा का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कई परिवार हैं जिन्होंने 17 अगस्त की रात को अपने घरों को सोंग नदी में बहते देखा, उजड़ते देखा। उनके घर तबाह हो चुके थे और अब ये परिवार सरकारी स्कूलों के कमरों में अपने दिन काटने को मजबूर है। 3 महीने बाद भी इनकी सुध लेने कोई नहीं आया। सरखेत में जो आपदा आई थी और जो 7 परिवार देखते ही देखते आंखों के सामने जो घर बह गए थे सोंग नदी में, उन परिवारों की स्थिति क्या है? अभी हमने आपको पूरे सरखेत की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाई कि वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं और क्या हालात बने हुए हैं। वहाँ से जो लोग हटा दिए गए हैं, यानी कि पूरी तरह से विस्थापित भी नहीं है। एक स्कूल में पिछले 3 महीने से इन्हें यहाँ रुकाया गया है। 7 परिवार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो इस वक्त एक स्कूल के कमरे में, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर ये पिछले 3 महीने से रह रहे हैं। यहीं पर इनके बच्चे मौजूद हैं। सरकार की तरफ से जो विस्थापन की बात चल रही है, जो हम शुरुआत से इस खबर में मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जब घर और ज़मीन दोनों ही बह गए तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प एकमात्र है कि सरकार किसी दूसरे स्थान पर, एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर रहने लायक व्यवस्था हो, जहाँ पानी हो, बिजली हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर स्कूल करीब में हो, वहाँ पर ये अपना जीवन बसर कर पाएँ। ऐसी जगह चाहिए और ऐसे जगह पर मकान चाहिए। एकमात्र उम्मीद अब यही है। हम बातचीत करेंगे, ये वो महिलाएं हैं तमाम जो पिछले 3 महीने से यहाँ पर रह रही हैं और इनके मन में अब क्या चल रहा है, कब तक इनका इंतज़ार होने वाला है, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम परमिला है। ये बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? भैया हमें तो यहाँ पे 3 महीने हो गए भैया, पर अभी तक कोई वो नहीं दे रहे हमें डिमांड कहीं भेजने की। तो यहाँ पे भी स्कूल वाले भी, सर लोग भी परेशान हो रहे, हमें भी रोज़ बोल रहे कि कहीं भाई तुम्हें कहीं दे नहीं रहे, कहीं भेज नहीं रहे। तो हम बोले कि भाई जब हमें कहीं भेजेंगे तभी तो हम यहाँ से कहीं जाएंगे, जाने का भी कोई वो नहीं है हमारे यहाँ से। ये व्यवस्था तो सरकार ने की। अच्छा, अब स्कूल प्रबंधन भी अब परेशान हो रहा है? हाँ जी, परेशान तो हैं, पर सरकार लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे कि ये लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे भी कितने परेशान हैं। यहाँ पे बच्चों के भी अभी पेपर चल रहे हैं। यहाँ पे सर लोग भी रोज़ कह रहे कि भाई कि कहीं की व्यवस्था करो, अपनी डीएम के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ। वहाँ पे भी गए हम, पर लोग बोले कि रुक जाओ अभी, कि किराए पे जाओ तो हम तुम्हें 2000 रुपये देंगे किराए का, चाहे तुम्हारा 5000 का पड़े तो हमें, हमारा जो सरकार का रूल है, हम तुम्हें 2000 रुपये देंगे। 2000 रुपये किराया महीने का? महीने का किराया देंगे। या तो फिर यहाँ पे कहीं पंचायत घर खुला है, पंचायत घर यहाँ पे है नहीं कहीं, और हैं भी तो टूटे फूटे हैं इतने सारे लोग। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से हमारी ये मांग है कि हमें से जल्दी से कहीं पे दिला दें कि हमारा ठिकाना हो जाए कहीं। अब किराए पे क्या भरोसा रखेंगे हम? क्या पता देती है सरकार की, नहीं देती है, पता नहीं कब देती है। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं देने में। कुछ बोल सकते हैं हम सरकार के लिए? वो जो गांव की आप बात कर रही हैं, कोई गांव है वो कहीं दूर है, जंगल में है? वहाँ पे जहाँ पे हमें दे रहे वहाँ पे भी जंगल है भैया। वहाँ पे लोग बोल रहे कि पानी की व्यवस्था तो है नहीं। रोड तो चलो चली जाएगी, जब मर्जी तब जाएगी, लाइट भी हो जाएगी। अब जो हमारे साथ के हैं 11 परिवार है ना हम यहाँ पे, तो ये वहाँ पे रहने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। ये बोले कि हम तो कब्जा करने वाले हैं बस, हम तो रहेंगे नहीं। तो 5 परिवार के लिए वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, तो 5 परिवार के लिए स्कूल आ जाएगा वहाँ पे? नहीं आएगा ना, इतनी जंगल में। बोलेंगे 4-5 बच्चों के लिए क्या स्कूल आएगा वहाँ पे? लोग तो बोले कि हम तो वहाँ के जंगल में रहेंगे नहीं, हम तो कब्जा करेंगे बस। अब तुम्हें रहना है, तुम कर लो डिसाइड। वैसे तो भैया हम हरिजन लोग हैं, हरिजन लोगों की तो जल्दी मांग होनी चाहिए है। हमें तो इतना, हम तो ये सोच रहे कि अब तो कि हम बोलने की वो कुछ है नहीं हमारे पास कि क्या बोले हम। कितने
लोग आगे यहाँ पे मीडिया वाले बोल बोल के हम परेशान हो गए, पर हमारी एक भी आवाज़ आगे नहीं पहुँच पाई। सारे लोग ऐसे आते हैं बोल के, हमसे एक दो बातें सुनाई हमने, वो भी आगे गए, कोई पर आगे कोई बोल नहीं सकता हमारे कि इन पे क्या प्रॉब्लम है। और लोग यहाँ पे बोल रहे कि वो तो कि वहाँ पे बैठ रखे कि उनको तो पता नहीं क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे। अरे कि कोई बोला उन्हें तो 10 लाख रुपए मिल गए, 10 लाख रुपए मिलते हमें, तो हम यहाँ पे रहते स्कूल में, अपने बच्चों का भविष्य तो देखते हैं हम कहीं पे कि चलो 10 लाख रुपए मिलते जो हमें कहीं पे भी, पर ये लोग। आपका क्या नाम है? आगे आइए। किए राखी जी बताइए, अब तो सरकार की तरफ से तो शायद अब कोई आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ इस कमरे में? अब हमें स्कूल के जो टीचर हैं वो भी बोल रहे हैं कि बच्चों का जो पढ़ाई का हुआ है वो भी ख़राब हो रहा है, तो उस वजह से पेरेंट्स भी बोल रहे हैं उनके गांव के कि स्कूल में मत रहो, कहीं सरकारी जगह देख लो। तो अभी तो तहसीलदार आए थे, उन्होंने बोला था कि 2000 रुपये किराया दिया जाएगा अगर आप किराए पे रहते हो, और अगर सरकारी बिल्डिंग है कहीं पे तो हम आपको अलग अलग सरकारी बिल्डिंग में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं सरकारी बिल्डिंग भी नहीं है, जैसे पंचायती भवन, हॉस्पिटल यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर 2000 रुपये में तो कोई हमें कमरा भी नहीं देगा। और हमारे पास जो जेंट्स हैं उनके पास किसी के पास भी मतलब वो नहीं है, रोज़गार नहीं है। जो रोज़गार था उनका घर में खेती कृषि थी, सबके पास 5-6 बीघा ज़मीन थी। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी तो हमारी मांग यही है कि हमें अच्छी जगह दें, जैसे तिमली मानसिंह ऐसी जगह है, वहाँ पे तो भालू की भी वो है खतरा, जंगल वाला इलाका है और पूरा खतरा है उधर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जाएंगे भी तो वहाँ पानी नहीं है, पानी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो लाइट तो आ ही जाएगी, सड़क भी आ ही जाएगी, पर सबसे मेन है कि वहाँ पे पानी होना चाहिए। तो हमारी एक मांग है कि सरकार हमें अच्छी जगह दे। यहाँ पर अब कैसे दिनचर्या आपकी होती है, सुबह से लेकर शाम तक क्या आप लोग करते हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? खाने पीने की व्यवस्था भी हम खुद ही कर रहे हैं। सरकार ने हमें 5 किलो का सिलेंडर दिया था, वो खाली हो गया था, तो उसको भराने में 1 हफ्ते में चल रहा था वो। फिर हमने अपने रिश्तेदारों से सिलेंडर मांगे हैं कि जब तक हमारे पास नहीं है, जब चीज़ें जुड़ जाएंगी तो हम आपकी चीज़ें वापस कर देंगे। तो अभी तो हमने कुछ रिश्तेदारों से अपनी हेल्प ली है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है अभी दे दो, तो सिलेंडर मांग रखे हैं और बक्से वगैरह ये सब, ये तो सरकार के द्वारा दिए गए हैं हमें। तो खाने का जो इंतज़ाम हो रहा है वो आप खुद से कर रहे हैं? हाँ जी, वो खुद से कर रहे हैं। तो देखिए ये स्थिति है। अब चूंकि सरकार, जैसा कि इन महिलाओं ने अभी हमें बताया, देखिए मीडिया का जहाँ तक बात है, हम लोगों का काम है, हम इसी तरह से न जाने कितनी आपदाओं में, इसी उत्तराखंड में रहते हुए मैं बहुत जगह पर गया हूँ, और हमेशा एक बात जब लोग हमारे कैमरे पर बोलते हैं तो ये बात सुननी पड़ती है कि मीडिया के बहुत सारे लोग आए, न जाने इन लोगों ने कितने इंटरव्यू दिए होंगे। और जब आपदा आई थी तब भी हम यहाँ मौजूद थे, इन लोगों से तब भी बात हुई, अब दोबारा बात कर रहे हैं। देखिए अपना काम अपने स्तर पर जितना हो सकता है मीडिया के तौर पर हम करते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या सब कुछ मीडिया के कैमरे से ही देखना पड़ेगा? क्या सरकारें, प्रशासन अपनी नज़रें भी कभी दौड़ाएंगे? क्या उन कागजी मानकों से हटकर भी कभी कोई कदम उठाया जाएगा? क्या केवल कागज़ों को ही मानक मानकर इस तरह के परिवार जो पिछले 3 महीने से एक स्कूल में दोनों तरफ आप जरा सोचिए कि हर तरफ क्लासेस चल रही हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और उस स्कूल में एक कमरे के भीतर ये 7 परिवार अपने बच्चों के साथ हैं। सुबह होती है, इनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लौटकर अपने माँ बाप के पास कहाँ आते हैं? एक ऐसा ठिकाना जो एक स्कूल है, उसी के भीतर बच्चे आते हैं। ऐसे वक्त में जब बच्चों को अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए चिंता करनी चाहिए थी, वो आज अपने माँ बाप को एक शेल्टर में देखते हैं, तो आप सोचिए उनके भविष्य पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं? मीडिया आएगी, अपना काम करेगी, प्रशासन कागज़ों पर चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, 5 साल में बदल जाएंगी। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो इस सिस्टम की वजह से पिसते इस तरह के लोगों की दशा वो कभी नहीं बदलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद ये दशा बदलनी चाहिए। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। किसी जंगल में आप किसी परिवार को बिठा देंगे, वो भी न्याय नहीं है। कोई ऐसी जगह तलाशिए जहां नज़दीक में स्कूल हो, जहां बिना किसी जानवर के डर के बच्चे स्कूल जा पाएँ, स्कूल से लौट कर घर आ पाएँ। घर के जो पुरुष हैं वो आराम से जाकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर पाएँ और लौट कर वापस आ पाएँ। पीने का पानी हो, सर पर छत हो, बिजली हो, और कम से कम स्कूल तो होना ही चाहिए। सरकार। कैमरामैन मयूद उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।